मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स के पाठगत प्रश्न। तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम इसमें जो पाठगत प्रश्न हैं, पाठ के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 पर, पेज नंबर 6 पर कुछ ग्रीन कलर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनका ये सॉल्यूशन है। ये एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इन नोट्सों में सारे ही जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं, वो सारे ही क्वेश्चन के आंसर, इसकी लास्ट की एक्सरसाइज या किसी क्वेश्चन बैंक से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चन इस कॉपी में हैं। तो हम पहले देख लेते हैं पाठगत प्रश्न जो प्रश्न संख्या 6 पर दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन है कि वायु को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो पहले उसे साफ किया जाता है। उसे साफ इसलिए किया जाता है, हम देख लेते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो होता है जब वो रखा रहता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये क्या बना लेता है, एक परत बना लेता है। इसके ऊपर एक परत सी जम जाती है। जब इसे हम रिएक्शन कराते हैं, अगर हम इसे साफ़ नहीं करते हैं तो ये उतनी अच्छी से अभिक्रिया नहीं करता जितनी अच्छी से इसे करना चाहिए। तो जब भी अभिक्रिया कराते हैं, जब भी इसे जलाते हैं, वायु जलाने से पहले जब भी इसे हम जलाते हैं, जब भी इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो पहले इसे साफ़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम गई थी, जब वो परत छुटा देंगे, हटा देंगे साफ़ करके, रगड़ के, तो ये बहुत ही तेज़ अभिक्रिया करेगा। तो इसका आंसर यही है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ़ कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रहकर उसने जो ऑक्साइड की परत बना ली है, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनी थी। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो परत बनी थी वो परत हट जाएगी। इससे क्या होगा, वो आसानी से जल जाएगा, बहुत ही तेज़ अभिक्रिया कर लेगा। तो इसका हमारा उत्तर हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए जो रिबन है उसे साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा है कि ये क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इजकल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें इनके प्रतीकों के साथ समीकरण लिखनी है। ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, अब हमें लिखनी है रासायनिक समीकरण। ये लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, अगर उसको उसके तत्वों के प्रतीक के रूप में लिख दें तो वो रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। तो यही है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इजकल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या हो गया, Cl2। तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 2HCl, HCl बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन Cl के यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो 2HCl। तो ये हो गया हमारा H2 प्लस Cl2 2HCl। तो ये इसका उत्तर हो गया। हमें ये उत्तर लिखना है। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक समीकरण जो है वो है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस VaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारी रासायनिक समीकरण है। तो ये वो रासायनिक समीकरण है जो रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। सोडियम प्लस जल मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो सोडियम होता है हमारा Na और जल होता है H2O। तो ये दोनों मिलकर NaOH बनाते हैं। तो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो ये तीनों ही इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं। H2 प्लस Cl2 2HCl, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड की रासायनिक समीकरण हो गई, ये इसकी रासायनिक समीकरण हो गई, ये इसकी रासायनिक समीकरण हो गई। तो ये रासायनिक समीकरणें हैं जो हमें बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। ये अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ये था हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। क्या था
कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिखा है कि ये मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि 2NaCl। यहाँ पे देखो Na इसके साथ जा रहा है, यानी ये इसके साथ विस्थापित, ये आयन इसको विस्थापित कर रहा है, ये वाला आयन इसको विस्थापित कर रहा है, BaSO4। तो ये इसका आंसर है, BaCl2 Na2SO4 बराबर 2NaCl BaSO4। तो ये BaSO4 का अपक्षेप बचेगा, अपक्षेप का मतलब ये नीचे तली पे रह जाएगा। तो ये इसका आंसर है, हमें ये रिएक्शन समीकरण लिख के दिखानी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये हमको थ्योरी दे रखी है और हमें केवल और केवल इनकी रिएक्शन लिखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्लस HCl, तो ये मिलकर बनाते हैं NaCl। हमें ये भी बताया कि क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो बच्चों केवल इसमें हमें याद रखना है कि ये जो नेम हैं इनके रासायनिक प्रतीक क्या हैं और रासायनिक प्रतीक किस तरह से बनाते हैं, ये हमने 9th क्लास में सीखा था। तो 9th, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये NaOH होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, ये रासायनिक सूत्र हैं जो कि आपको याद होने चाहिए या आप इनसे याद कर सकते हो। 2-3 बार आप इन रिएक्शनों को लिखेंगे, आपको ये रिएक्शन याद हो जाएंगी। तो NaCl प्लस H2O ये बनता है। यहाँ पे बताया गया कि क्वेश्चन में क्या बनता है और क्या लेना है, हमें केवल समीकरण लिख के दिखानी है। तो ये समीकरण का आंसर, ये समीकरण ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब पेज नंबर, ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जो पेज नंबर 6 पर गिवन है, जो 6 पर दी गई है। अब हम पढ़ लेते हैं पेज नंबर 11 पर जो दी हुई है वो वाली एक्सरसाइज। पेज नंबर 11 पे दी गई है कि किसी पदार्थ X के जलीय में X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ X का नाम व रासायनिक गुण लिखिए। हमें पता है सफेदी करने के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है वो चूना होता है। चूने से जो हम दीवारें पोती जाती हैं वो सफेदी करने के लिए यूज होती है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सफेदी करने के लिए जो X विलयन उपयोग होता है वो कौन सा है, तो वो होता है बिना बुझा चूना। तो उसका जो सूत्र होता है बिना बुझे चूने का CaO, ये होता है बिना बुझा चूना। हम ये खरीद के लाते हैं, इससे सफेदी करते हैं और इसको जब जल में डाल देते हैं तो ये बुझ जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बनता है, ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और इसमें ऊष्मा निकलती है। तो यही होता है CaO। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वो X पदार्थ का जो नाम है वो CaO है, CaO है, CaO। अगला क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1.7 जो कि किताब में दिया हुआ है, क्रियाकलाप 7 में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा तथा दूसरी से दोगुनी है, क्यों, इस गैस का नाम बताइए। क्योंकि वहाँ पे जो फिगर दे रखा है, वहाँ पे जो किताब में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि जल हाइड्रोजन के 2 भाग, जल क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं और ऑक्सीजन का 1 भाग से मिलकर बना है। इसलिए जब जल में विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो कैथोड पर एकत्रित हाइड्रोजन एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी होती है। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों होती है और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा क्यों होती है जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो ये क्वेश्चन है कि उसकी दूसरी से दोगुनी क्यों है। तो ये होता है कि जल में जो H2 की मात्रा है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 गुनी है, इसीलिए H2 जो है 2 गुनी उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन 1 अणु है और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो यही कह रहा है कि एक गैस दूसरी गैस से ज़्यादा क्यों उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन कम उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन ज़्यादा उत्पन्न होती है जब उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तब। और ये एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। तो कैथोड पर ज़्यादा हाइड्रोजन उत्पन्न होती है और एनोड पर कम ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। इसका कारण है क्योंकि जल में हाइड्रोजन के अणु परमाणु ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन के कम हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर फर्स्ट में लिखे गए पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया दिखाइए। जो ये अभी मैंने अभिक्रिया लिखी है कि जो X पदार्थ है उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो X पदार्थ ये CuO था, तो इसकी जल के साथ अभिक्रिया यही है H2O। जल के साथ अभिक्रिया बनेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये हमारी जल के साथ अभिक्रिया है।
यानी कि बिना बुझा चूना जब जल में गिरेगा तो वो बुझा हुआ चूना कहलाएगा। तो ये हमारी जल के साथ अपक्रिया है एक्स के पदार्थ की। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पेज नंबर 15 पे। ये एनसीईआरटी के अंदर बुक्स के अंदर दी हुई है, पेज नंबर 15 की, चैप्टर के अंदर दी है। ये चैप्टर के बाहर वाली एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है ग्रीन कलर में जो दी है वो वाली एक्सरसाइज है। इसमें है पहला क्वेश्चन कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अभी हमने जैसे लास्ट पढ़ा था विस्थापन अपक्रिया, ये विस्थापन अपक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि जो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो रहे हैं तो लोहा कॉपर से ज़्यादा अधिक क्रियाशील है। हम ये पीछे बात कर चुके हैं कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो जो लोहा है वो कॉपर के गुण को हटा देगा, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, और कॉपर को विस्थापित करने के कारण उसका रंग बदल जाएगा। तो इसका आंसर यही है। जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो नीले रंग का होता है, लेकिन जब लोहे की कील को इसके कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला रंग हल्का सा मलिन हो जाता है, क्योंकि FeCu को अधिक क्रियाशील धातु है, FeCu से अधिक क्रियाशील धातु है जो कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर देती है। जैसे कि पीछे हमने लिखा भी था Fe + CuSO4, तो ये Fe हमने CuSO4 के विलयन में डाली तो ये Fe अपना विलयन बना लेगा FeSO4 और Cu को निकाल देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये विस्थापन कर दिया इसने। तो यहाँ पे जो यौगिक बना इसमें आयरन के गुण आ जाएंगे और जो कॉपर के गुण थे वो हट जाएंगे, इसीलिए कॉपर विलयन का रंग बदल जाता है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1.10 ये क्वेश्चन में दे रखा है, द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हम पिछले 2 बार लिख चुके हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, Na2SO4 + BaCl2, जिसमें दोनों आयनों का विस्थापन हो रहा हो। यहाँ ये वाला आयन इधर गया हो, ये वाला इधर गया हो, तो यहाँ NaCl 2NaCl + VaSO4, तो ये हो गया हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण। तो केवल यही पूछा था कि द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला लिखा है कि निम्न अपक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए कि कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, कौन सा उपचयित हो रहा है। उपचयित होता है ऑक्सीकृत होना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयित होता है ऑक्सीजन का कम होना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे सोडियम + O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उपचयन या ऑक्सीकरण, एक ही बात है, चाहे उपचयन कह दें या ऑक्सीकरण। तो ये हो रहा है उपचयन, यानी कि उपचयित हो रहा है। इस अभिक्रिया में सोडियम Na2O में उपचयित हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अतः NaO2 के साथ संयोग कर रहा है, यानी कि जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे उपचयित हो रहा है या उपचयन हो रहा है। अगली अभिक्रिया लिखी हुई है। अगली अभिक्रिया में CuO + H2 और CuSH2O, इसमें दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं। ये हमने पीछे जो रिएक्शन पढ़ी थी रेडॉक्स अपक्रिया, उसी का उदाहरण है। रेडॉक्स अपक्रिया होती है जिसमें दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, CuO + H2 = Cu + H2O। तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना होता है अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हट रहा है, ऑक्सीजन की कमी, तो ये हो रहा है अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपचयन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे H2 अकेला था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उपचयन या ऑक्सीकरण, तो ये उपचयन हो गया। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन, तो ये हमारा उपचयन और अपचयन दोनों ही हो रहे, इसलिए रेडॉक्स अपक्रिया है। तो हमें यही आंसर में लिखना है कि इसमें दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं। अब हमारे ये पाठगत जो प्रश्न थे, जो फर्स्ट चैप्टर में हमें दिए गए थे, वो पाठगत प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो लास्ट में पीछे अभ्यास दे रखी हैं, अभ्यास प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हमारे साथ बने रहिए।